हेलो एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत स्किल क्वेश्चन बैंक फॉर ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ठीक, जैसा कि आप सबको पता है हम डेली क्लासेस लेते हैं शाम को 5 बजे। वैसे ही आज भी हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 12 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक है 2019 का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, उसके अंदर 162 क्वेश्चन है लेवल 1 के अंदर। तो 162 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और कल शाम को 5 बजे आपका टेस्ट होगा। कल शाम को 5 बजे आपका टेस्ट होगा, जिसके अंदर 30 मिनट होंगे। 30 मिनट आपको टेस्ट करना होगा। और साथ ही साथ आपको 150 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, बाकी सब डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो जैसे मैंने बताया 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 सेकंड मिलेंगे आपको उसका आंसर करने के लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं देना आपको इसके लिए। ठीक है। सो तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। प्री एंड पोस्ट जॉब चेक शीट कैन बी यूज टू। प्री एंड पोस्ट जॉब शीट कैन बी चेक टू। ठीक है, देखिए सिंपली मैं बताऊंगा इसमें क्या कहा गया है। प्री और पोस्ट जॉब शीट किसके लिए यूज की जाती है वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस है, गेट स्टार्टेड इन द डे एंड असेस क्वालिटी ऑफ वर्क डन, मेजर टाइम स्पेंट इज द ईच टास्क, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द लेबर और असाइन वर्क टू द टीम। किस लिए यूज किया जाता है? क्या वो जो क्वालिटी है, जो कंटेंट की क्वालिटी है, उसको असेस करने के लिए किया जाता है, या फिर जो कितना टाइम लग रहा है किसी काम में उसके लिए किया जाता है, या फिर जो कॉस्ट है लेबर की उसके लिए यूज की जाती है, और जो भी काम है टीम को असाइन करने के लिए पोस्ट एंड प्री जॉब शीट यूज की जाती है। तो 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से लाइव चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है रिप्लाई करने का, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप जो मैसेज है वो कर पाएंगे, और कोई पैसा नहीं देना जैसे मैंने आपको बताया। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा, गेट स्टार्टेड इन द डे एंड असेस क्वालिटी ऑफ द वर्क डन। तो देखिए, प्री एंड पोस्ट जॉब शीट क्या होती है। ठीक है, ये एक चेक शीट होती है। ठीक है, चेक शीट मतलब क्वालिटी चेक करने के लिए, कंटेंट की कितने कितना वर्क हो गया, ठीक है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, ये सब चेक करने के लिए प्री एंड पोस्ट जॉब शीट हम यूज करते हैं। एक शीट होगी जो एक जॉब करने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, ठीक है, या फिर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। उसके बाद जब जॉब हो जाएगी तो पोस्ट जॉब शीट, क्या जो जो चीजें परफॉर्म करनी थी वो कर दी जा चुकी है, जो जो चीजें आनी थी चाहिए थी, जो क्वालिटी आनी चाहिए वो आई है। तो ये होती है प्री एंड पोस्ट जॉब शीट। का मतलब क्या है? वो चेकलिस्ट बनाना, वो आइटम एक पेज पे लिखना कि भैया आपको पता चल सके कि जो जॉब करने से पहले जो चीज आनी चाहिए, जो हमें करनी चाहिए वो कर ली है क्या, या फिर जो जॉब हमने कर ली है तो उसकी जो क्वालिटी जैसी आनी चाहिए वो ऐसी आई है या नहीं आई है। तो यही होती है प्री एंड पोस्ट जॉब शीट। ठीक है, WIM का ये टॉपिक है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन मटेरियल का। तो हम उस यूनिट के अंदर इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। ए गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड है। एक अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास, 3 to 5 ऑप्शन इज ए रीजनेबल रेंज एंड गुड डिस्ट्रैक्टर। 3 से 5 अच्छे क्या होते हैं, अच्छी रेंज होती है और अच्छे डिस्ट्रैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंफ्यूज द लर्नर। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कंफ्यूज करना चाहिए किसको, लर्नर को। ठीक है, या फिर इवेल्युएशन मॉडल है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी का, उसके अंदर होने चाहिए आपके क्वेश्चन। ठीक है, या फिर टेस्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट, या फिर अलग अलग जो आपके कॉन्सेप्ट है उनको क्या होना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। आपका ऐसा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक, तो क्या इसका आंसर आएगा? जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, क्या इसका राइट आंसर आएगा? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1,
3 to 5 ऑप्शन इज ए रीजनेबल रेंज एंड गुड डिस्ट्रैक्टर। तो इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन पे आते हैं, यानी कि बाकी जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन ही ऑप्शंस पे। क्वेश्चन क्या है? एक गुड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुड है, एक अच्छे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? तो देखिए इसमें क्या है, कंफ्यूज द लर्नर। क्या जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको कंफ्यूज करना चाहिए लर्नर को? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब चीजें होनी चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। तो लर्नर को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर। थर्ड जो ऑप्शन है, एट इवेल्युएशन लेवल, इवेल्युएशन लेवल के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, ये नहीं होता। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। देखिए मतलब है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से हमसे क्या पूछा गया हम वो सही सिलेक्ट करेंगे ना। ऑप्शन नंबर 4, टेस्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट। अब ये चीज ध्यान रखिए, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे जब भारत के लिए मैं क्वेश्चन देखा। टेस्ट मल्टीपल कॉन्सेप्ट यानी कि मान लो हमने 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से बच्चों को पता होना चाहिए चारों ऑप्शंस के बारे में, तब जाके जो क्वेश्चन उसका सही आंसर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के लिए सारी चीजों का पता होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल जो कॉन्सेप्ट है उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ना, तो एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और उसके अंदर 3 से 5 डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए, ठीक है। वो गुड डिस्ट्रैक्टर, अच्छे डिस्ट्रैक्टर, मतलब जो ऑप्शंस होने चाहिए वो 3 से 5 होने चाहिए। एक राइट आंसर हो गया, ठीक है, और उसके बाद 3 या तो 4 हो गया, 5 हो गया, 3 4 5 कितने भी डिस्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है। डिस्ट्रैक्टर क्या हो गए? जो भटकाते हैं, जो राइट आंसर नहीं होते हैं वो होने चाहिए। ऑप्शंस कितने हो सकते हैं? ऑप्शन होते हैं 4 से 6 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं होंगे, 4 से कम नहीं होंगे, ठीक। तो ये भी चीज ध्यान रखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 3 डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए, और जो 5 है वो क्या होने चाहिए आपके, 3 से 5 आपके डिस्ट्रैक्टर होने चाहिए, और एक जो राइट आंसर होना चाहिए। तो यही है इस क्वेश्चन का हल, कि 3 to 5 ऑप्शन इज रीजनेबल एंड ए गुड डिस्ट्रैक्टर। तो यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, according to Kirkpatrick, there are 4 levels of evaluation of these dash focus on knowledge, skill, and attitude changes. According to Kirkpatrick, there are 4 levels of evaluation of these, ठीक है। किर्कपैट्रिक के हिसाब से 4 लेवल है इवेल्युएशन के। अब इनमें से कौन सा फोकस करता है नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड चेंजेस के अंदर, ठीक है। 4 में से कौन सा फोकस करेगा नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड बदलाव में, चेंजेस के अंदर? ऑप्शंस आपके पास, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर और रिजल्ट। एक्शन, लर्निंग, बिहेवियर या रिजल्ट, क्या इसका राइट आंसर आएगा? सभी कमेंट कीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा लर्निंग, ठीक है। किर्कपैट्रिक का मॉडल क्या है? सबसे पहले आएगा रिएक्शन, देन लर्निंग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू किर्कपैट्रिक देयर आर 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के मूल्यांकन के 4 लेवल होते हैं। कौन कौन से? पहला लेवल होगा रिएक्शन, सेकंड होगा लर्निंग, थर्ड होगा इम्पैक्ट, और 4 होगा रिजल्ट। तो देखिए इनको कैसे समझ सकते हो आप। लेवल 1 के अंदर क्या होता है? रिएक्शन। रिएक्शन मतलब डिड द लर्नर एंजॉय द ट्रेनिंग, ठीक है। हम ट्रेनिंग देने के बाद क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए रिएक्शन में क्या है कि जो बच्चे हैं वो ट्रेनिंग को एंजॉय कर पाए या नहीं कर पाए, क्या बोरिंग तो नहीं होगी क्लासेस, ठीक है, क्या उसमें मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। काफी बार आपने सुना होगा ना कि लाइव क्लास में ज्यादा मजा आता है, तो वैसे ही कि रिकॉर्डेड क्लास में इतना मजा नहीं आता जितना लाइव क्लास में मजा आता है। तो देखिए रिएक्शन, डिड द लर्नर एंजॉय द ट्रेनिंग, हमें देखना है कि बच्चों ने क्लास एंजॉय की या नहीं की, कहीं मैं ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गया, तो ये सब चीज। लर्निंग के अंदर क्या होता है? डिड द लर्निंग ट्रांसफर ओकर, डिड द लर्निंग ट्रांसफर ओकर मतलब कि
जो हमने स्किल प्रदान करनी थी ट्रेनी को, जो हमने नॉलेज देनी थी ट्रेनी को, जो हमने उसका एटीट्यूड चेंज करना था, क्या वो हुआ? यही होता है लर्निंग के अंदर। क्या वो बच्चा जो चीज हमें सिखानी थी ट्रेनिंग के अंदर, वो क्या हम सिखा पाए या नहीं सिखा पाए? यही होता है लर्निंग। सेकेंड लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक्स इवैल्यूएशन मॉडल लर्निंग, यही राइट आंसर है कि स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड चेंजेस जो हमने करने थे ट्रेनिंग के अंदर, वो कर पाए या नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, सेकेंड लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक्स इवैल्यूएशन मॉडल। थर्ड ऑप्शन है इम्पैक्ट। डिड द लर्निंग चेंज बिहेवियर? अब जो बिहेवियर है उसको चेंज कर पाए क्या? अभी भी जो बिहेवियर है बच्चों जैसा तो नहीं है। या फिर जो हमने ट्रेनिंग दी है, जो मैंने सीआईटीएस की ट्रेनिंग दी है, क्या आपका जो बिहेवियर एक किसके जैसा, एक इंस्ट्रक्टर जैसा हो पाया या नहीं हो पाया? यही इंपैक्ट है। क्या ट्रेनिंग का असर आप पे हुआ? क्या सीआईटीएस करने का कोई फायदा हुआ? क्या आप मिच्योर हुए या नहीं हुए? या पहले जैसे आईटीआई वाले बच्चों की जैसे आप शरारतें कर रहे हो, वही सब चीज, ये होता है इम्पैक्ट। देन लास्ट, डिड द ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस? रिजल्ट के अंदर आएगा ये, फोर्थ लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल। डिड द ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस? क्या ट्रेनिंग में देने के बाद परफॉर्मेंस में सुधार आया? ठीक, कि क्या रिजल्ट आए, ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई, उसके रिजल्ट क्या है ट्रेनिंग के, क्या उसकी परफॉर्मेंस सुधार आई? तो यही होता है किर्कपैट्रिक का इवैल्यूएशन मॉडल। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, काफी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर जो पीओटी के लेक्चर्स है वो कब शुरू होंगे? तो देखिए, पीओटी के लेक्चर्स शुरू होंगे 15 तारीख से। ठीक है। यूट्यूब पे हम क्या क्या करेंगे, जो क्वेश्चन बैंक है 2019 का और 2018 का, हम उनको डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 560 क्वेश्चन है, 560 क्वेश्चन है, कुछ 56 दिन या 2 महीने हम उसको कवर कर सकते हैं आराम से। ठीक है। लेकिन जिनको ट्रेनिंग मैथोलॉजी की लेक्चर्स चाहिए, अगर उनको जानना है पूरी पीओटी 14 की 14 यूनिट पढ़नी है, निम्मी के क्वेश्चन बैंक पढ़ने हैं अपने, निम्मू का जो बुक है ना उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो पढ़ना है आपने, या फिर पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, या फिर आपको पूरी 14 यूनिट जाननी है, या फिर आपने कैसे जाके पीओटी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकली बोर्ड को यूज करना है, कैसे आपने टीचिंग गाइड को यूज करना है, कैसे आपने पीपीटी बनानी है, ट्रांसपेरेंसी कैसे बनानी है, या फिर डेमो कैसे आपने देना है, क्या सही मेथड है, किस तरह खुद को प्रेजेंट करना है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप किस में जान सकते हो? प्राइवेट क्लासेस के अंदर। देखिए ऐसा है, यूट्यूब पे क्या होता है कि हम जब लाइव करते हैं तो उतना अच्छा जो है हम नहीं पूछ पाते क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि यूट्यूब में कोई ऑप्शन नहीं कि आप ओरली कोई क्वेश्चन पूछ को मेरे से। तो हम क्या करेंगे, जूम पे क्लासेस शुरू करेंगे 15 तारीख से। लेकिन ये क्लासेस फ्री नहीं होंगी। देखिए, इन क्लासेस का कुछ चार्ज लगेगा, क्योंकि जो जूम को अपग्रेड वगैरह करना और सारे जो टीचिंग गाइड उनको इकट्ठा करना, तो उसमें कुछ जो है फंडिंग तो जरूर लगेगी। ठीक है। तो उसके लिए जो चार्जेस है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी क्लासेस के लिए, वह 750 रुपए। ये क्लासेस आपकी 15 तारीख से शुरू होगी। ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर हम जो भारत की जो सॉरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की जो पीओटी है उसकी जो 14 यूनिट है उनको हम 3 महीने में कवर करेंगे। ठीक है। अगर 3 महीने में कवर हम कर लेते हैं सितंबर तक, तो उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद जब एग्जाम आपका आएगा, रिवीजन रह जाएगी, 1 हफ्ते में हम रिवीजन कर लेंगे। तो यही है प्राइवेट क्लासेस। सीट्स लिमिटेड है, ये नहीं है कि 100 बच्चे एक साथ आ जाएंगे। 35 बच्चों का बैच मैंने अभी रखा है, सिर्फ 35 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 750 रुपए आपको पे करने, सिर्फ एक बार पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक बार पे करनी है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते CICS 2021 के, हम जूम पे क्लासेस लेंगे। और वो क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी कहाँ पे? यूट्यूब पे प्राइवेटली। जिन्होंने पे किया है उस वीडियो को देखने के लिए, लाइव सेशन के लिए पे किया है, सिर्फ वही उनका क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कोई उसको नहीं देख पाए। सो तो ये क्लासेस का टाइमिंग मैं जल्दी शेयर करूंगा। आप जिनको जो इंटरेस्टेड है, जो पे करके पढ़ना चाहते हैं, वो जो फॉर्म है उसको सबमिट कर सकते हो और अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। 15 तारीख से क्लासेस शुरू होंगी। सो तो जो अगर इंटरेस्टेड है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और वो पेमेंट है गूगल पे, फोन पे, या किसी भी मेथड से आप मुझे पे कर सकते हो। और आप मुझे कॉल भी कर सकते हो अगर कोई आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4,
Objective is an important characteristic of a good test. It affects both validity and dash of test score. Objective is an important characteristic of good test. इट अफेक्ट बोथ वैलिडिटी एंड डैश ऑफ टेस्ट स्कोर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो एक अच्छा करेक्टरिस्टिक होता है, एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है अच्छे टेस्ट का। तो ये किस किस को इफेक्ट करता है, आपकी वैलिडिटी को, क्वेश्चन की वैलिडिटी को, और दूसरा क्या इसका ऑप्शन आएगा वो आपको बताइए। क्या वो मोटिवेशन को इफेक्ट करेगा, क्या स्ट्रक्चर को करेगा, क्या रोब्यूटनेस को करेगा, या रिलायबिलिटी को करेगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए क्या इसका राइट आंसर आएगा। ओके तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा रिलायबिलिटी। जैसा मैंने पहले आपको बताया था टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं, उनमें से एक होता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अब जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक क्वेश्चन हमने पूछना है, ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वैलिडिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, मतलब कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं वैलिड हो, ठीक है, सिलेबस के अंदर से हो, कहीं बाहर से ना हो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसा ना हो कि जो आपने क्लास में पढ़ाया है उसी से होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लेना है। जैसे कि मान लो हम सोइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोइल मैकेनिक्स वैसे बीटेक का क्या है एक यूनिट है, लेकिन सिविल में आईटीआई के अंदर इतना नहीं बताया जाता है। देखो क्या हुआ, सोइल मैकेनिक्स का मैंने क्वेश्चन दे दिया, पढ़ाया तो आईटीआई में भी जा रहा है लेकिन थोड़े कम लेवल पे छोटी सी चीज बताई जा रही है, और बीटेक में पूरा उसको 6-7 महीने पढ़ाया जा रहा है। तो अगर मैं आईटीआई लेवल का ना पूछते हुए बीटेक लेवल का पूछ लूंगा आईटीआई वाले स्टूडेंट से, तो अच्छी बात नहीं है ना। तो रिलायबिलिटी तो नहीं हो, क्योंकि हम आउट ऑफ सिलेबस कोई अलग ही चीज पूछ रहे हैं उनसे जो वो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है, ऑब्जेक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक, किसको अफेक्ट करता है, वैलिडिटी को भी और रिलायबिलिटी को भी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। कमेंट आप कमेंट कीजिए, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए उसका आपको आंसर जरूर मिलेगा। सो विच क्लासरूम अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ए क्लास नीड ग्रुप वर्क। अब क्लास मैनेजमेंट मैंने परसों आपको बताया था कि क्लास मैनेजमेंट वो होती है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। अब आपसे पूछा गया कि जब हमें ग्रुप वर्क नीडेड हो, ठीक है, ग्रुप में वर्क करवाना है बच्चों से, तब कौन सा क्लासरूम अरेंजमेंट सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे इफेक्टिव रहेगा। ऑप्शंस आपके पास सी शेप, राउंड शेप, क्लस्टर या रो एंड कॉलम। कौन कौन से ऑप्शन है, सी शेप, राउंड शेप, क्लस्टर या रो एंड कॉलम। क्या इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, क्योंकि परसों की क्लास में मैंने बताया था कितने प्रकार के क्लासरूम अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, और ये जो पीओटी की 8th यूनिट है, मैनेजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, तो ये हम उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्लासरूम मैनेजमेंट होते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो जो पर्सनल क्लासेस हैं जूम पे वो ज्वाइन कर सकता है। कोई किसी से ये नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन कीजिए तभी पढ़ाऊंगा, नहीं, यूट्यूब पे भी शाम को 5 बजे क्लासेस चलती रहेंगी, और जो जूम पे क्लासेस है वो भी आपकी चलेगी पर्सनली। ठीक है, उन वो लेक्चर्स है हम पर्सनली जूम पे डिस्कस करेंगे, आप अपने डाउट वहां क्लियर कर सकते हो सारे, और यहाँ भी आप कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्लस्टर टाइप। जब बात है ग्रुप वर्क की, हमें ग्रुप में वर्क करना हो तो कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा, क्लस्टर टाइप सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्लस्टर टाइप क्लासरूम अरेंजमेंट में क्या होगा कि भैया ग्रुप में बिठा दिया जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो ना, ग्रुप के अंदर स्टूडेंट को बिठा दिया, उनसे वर्क करवा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन करवा ली, कोई प्रोजेक्ट बनवा लिया, तो ये सब चीज 4 बच्चों को बिठा दिया, 5 बच्चों को बिठा दिया इकट्ठे। क्लस्टर का मतलब ही समूह होता है। ठीक है, एक से ज्यादा, दो से दो, तीन, चार, पांच, छह, कितने भी लोगों का एक समूह इकट्ठा करना एक क्लस्टर कहलाता है, समूह कहलाता है। तो यही सब चीज, जब ग्रुप वर्क नीडेड हो तो हम क्लस्टर टाइप क्लासरूम अरेंजमेंट का यूज करेंगे। अब देखिए क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम अरेंजमेंट में ना दिन रात का फर्क है। अरेंजमेंट, ठीक है, और मैनेजमेंट,
एक क्या है, अरेंज करना, दूसरा मैनेज करना। ठीक है, कि क्लासरूम को कैसे मैनेज करना, और दूसरा क्लासरूम अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होती है भैया? अरेंजमेंट होती है कि किस तरह से आपने क्लास को, जो बेंचेस वगैरह रखने हैं, मैनेजमेंट कैसे क्लास को संभालना है, बच्चों को कैसे संभालना है। ठीक है, जो अनुशासन है वो कैसे बना के रखना। तो ये डिफरेंस है अरेंजमेंट में और मैनेजमेंट में। बात किसकी हो रही है? अरेंजमेंट की हो रही है। तो हम राइट आंसर क्लस्टर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काउंसलर कैन नॉट डैश। एक काउंसलर नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता भैया काउंसलर? एक्सप्रेस हिज व्यू टू द काउंसली, मेक डिसीजन फॉर द काउंसली, सेट अप गोल्स फॉर द काउंसली, और एक्सप्रेस व्यू ऑफ अदर टू द काउंस। काउंसली काउंसली आएगा, एक्चुअली पूरा नहीं लिखा गया है। एक्सप्रेस व्यू ऑफ अदर टू द काउंसली। तो क्या इसका राइट आंसर आएगा? अगर आप समझ पा रहे हो एक कॉन्सेप्ट को, काउंसलर और काउंसली का, तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो काउंसली और काउंसलर का, तो थोड़ा मुश्किल होगी इसको। तब आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, और रटना बेहद बुरी चीज है। रटना कभी नहीं है, अपने चीजों को याद रखना है, समझना है चीजों को, लेकिन रटना कभी नहीं है। रोट लर्निंग नहीं करनी है। ठीक है, तो देखिए रैशनल लर्निंग होनी चाहिए। रैशनल लर्निंग, इरेशनल लर्निंग, रोट लर्निंग, ये सब चीजें मैं आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर बताऊंगा जैसे जैसे ये क्वेश्चन आगे आएंगे। ठीक है, सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। डोंट वरी, पूरा आपका सिलेबस कवर किया जाएगा क्वेश्चन बैंक के थ्रू यूट्यूब पे। ठीक है, सो उसके बाद क्या आएगा ऑप्शन इसके अंदर? मेक डिसीजन फॉर द काउंसलिंग। कि भैया जो काउंसलिंग है, जो काउंसलिंग करवाने आया है, उसके लिए डिसीजन नहीं ले सकता। क्या क्या कर सकता है? एक्सप्रेस हिज ऑन वे टू द काउंसलिंग। देखिए काउंसलर क्या कर सकता है जो उसके सामने आया? काउंसलर कौन है? पंकज एक काउंसलर है। ठीक है, रीना एक काउंसलर है, या फिर चंचल एक काउंसलर है, और कोई भी। ठीक है, भारत सैनी एक काउंसलर है, कोई भी। आप क्या हो? एक इंस्ट्रक्टर हो, आप एक काउंसलर हो। ठीक है, आपके पास आपके स्टूडेंट आए, आपके ट्रेनिंग आए अपनी प्रॉब्लम्स लेके, अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम लेके, कि मुझे सर कॉलेज से बाहर ये सब परेशानी है। ठीक है, या फिर घर में ये परेशानी है, कॉलेज में ये परेशानी है, क्लास में ये परेशानी है, अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आए काउंसलिंग करवाने, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए आप क्या करोगे, एक काउंसलर क्या करेगा? अपने व्यूज को बताएगा। वो अपनी प्रॉब्लम बता दी, जो भी हो। एक स्टूडेंट ने अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? आप अपने व्यू रखोगे कि देखो मेरे मेरे नजरिए में, मेरे व्यू में ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये सही है, ये गलत है। एक काउंसलर अपने व्यू रख सकता है। ठीक है, सेटअप गोल फॉर द काउंसलिंग। जो गोल्स होते हैं काउंसलिंग के लिए, वो आप सेट कर सकते हो कि बेटा आपने ऐसे ऐसे काम करने हैं, ये काम नहीं करनी है, तो गोल आप सेट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन क्या है? एक्सप्रेस व्यू ऑफ अदर टू बी काउंसलिंग। मान लो वो कहे कि मुझे अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम, मुझे पढ़ने नहीं देते, इतना टाइम नहीं मिल पाता, घर के काम करवाते हैं। ठीक है, या फिर उसको प्रॉब्लम है क्लास के अंदर की, जो मेरा साथी है आगे बेंच पे जो बैठता है, वो ज्यादा शोर मचाता है। ठीक है, वो जोर जोर से पढ़ता है। तो ये सब चीज, तो एक काउंसलर का काम क्या है? दूसरों के व्यू भी उसको बताना, काउंसलिंग को। ठीक है, काउंसलर का काम क्या है? काउंसलिंग को दूसरों के व्यू भी बताना, कि पेरेंट्स तुमसे काम यूं करवाते हैं कि तुम पढ़ तो रहे हो, ठीक है, तुम्हें नॉलेज मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बाहरी दुनिया है, ठीक है, उसको आपने कैसे मैनेज करना है, इसलिए वो आप सीख पाओ, इसलिए भी आपसे काम करवा रहे हैं। और सेकंड, जो आपका प्रॉब्लम थी क्या थी? कि जो आगे वाला बच्चा है, जो स्टूडेंट बैठता है, वो बहुत जोर जोर से पढ़ता है। तो देखिए उसका व्यू क्या है बच्चे का, उसको थोड़ा तेज बोल के क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, कि वो थोड़ा जोर जोर से पढ़ के पढ़ेगा, बोलेगा, तभी उसको याद होगी, चीजें अच्छे से समझ आएगा। सबका अपना अपना होता है ना, कोई चुप रह के पढ़ता है, कोई जोर जोर से बोल के पढ़ता है, तो उस तरह। तो उसका व्यू ये है कि भाई मुझे बिना बोले, जोर से बोले याद नहीं रहता है, चीजें समझ नहीं आती है। तो मेरी तो समझो क्या हो सकता है कि आप अपनी सीट चेंज कर लो। तो यही सब चीजें हैं कि दूसरों के व्यू भी बता सकते हैं, गोल्स भी सेटअप कर सकते हैं, और जो उसका खुद का व्यू है वो भी बता सकता है, लेकिन डिसीजन कभी भी नहीं ले सकता काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अगर मान लो आपने कुछ काम करना है, ठीक है, वो करना है या नहीं करना है, ठीक है, वो काउंसलिंग नहीं बताएगा, वो अपने व्यू दे सकता है कि करने से ये होगा, ना करने से ये होगा। ठीक है, तो कभी भी डिसीजन नहीं लेगा एक काउंसलर अपने काउंसलिंग के लिए।
Next question, question number 7. When a learner, after completion of his or her study, keep updating himself through concerted efforts, she is a dash. जब एक लर्नर, जब एक पढ़ने वाला, जब एक स्टूडेंट, शिक्षार्थी, कोई भी, जब अपनी स्टडी को कीप अपडेटिंग, ठीक है, अपनी नॉलेज को क्या करता है, बढ़ाता रहता है, पढ़ता रहता है चीजों को, ठीक है, उसके एफर्ट्स को क्या कहेंगे, ठीक है, अपने एफर्ट लगा लगा के, अपने एफर्ट को नहीं, सॉरी, एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है, नॉलेज डेली बढ़ा रहा है, उसको क्या कहेंगे, उसको ओपन लर्नर कहेंगे, डिस्टेंस लर्नर कहेंगे, कंटिन्यूस लर्नर कहेंगे, या फिर लाइफ लॉन्ग लर्नर कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन दोबारा बताता हूं, ओपन लर्नर कहेंगे, डिस्टेंस लर्नर कहेंगे, कंटिन्यूस लर्नर कहेंगे, या लाइफ लॉन्ग लर्नर कहेंगे। आजीवन सीखने वाला, निरंतर सीखने वाला, डिस्टेंस लर्नर, या खुला शिक्षार्थी। क्या इसका राइट आंसर आएगा? 10 सेकंड आपके पास, राइट आंसर कीजिए। तो देखिए इसका क्या राइट आंसर आएगा, इसका आएगा लाइफ लॉन्ग लर्नर। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्नर कौन होता है? जो अपनी नॉलेज को जिंदगी भर बढ़ाता रहता है। आपने इलेक्ट्रिशियन से डिप्लोमा कर लिया, अब इलेक्ट्रिशियन के अंदर मान लो नए नए वो आ रहे हैं, उपकरण आ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उनका उनकी जानकारी रखना क्या कहलाएगा? लाइफ लॉन्ग लर्नर कहलाएगा। कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के अंदर आपने डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद अपनी नॉलेज को बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नए नए डिजाइन आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप अडेप्ट कर रहे हो, सीख रहे हो, वही आपका लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है, कि जो जिंदगी भर खुद की नॉलेज को बढ़ाता रहे, वही एक आजीवन सीखने वाला है, जो हर समय चीजों को सीखता है, खुद को अपडेट करता रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ दीज 3 नेशनल बोर्ड्स इज ओपन? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो 3 आपको बोर्ड दिए हैं, उनमें से कौन सा एक ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन बोर्ड है। ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई, या फिर एनआईओएस, या फिर नन ऑफ दिस। 1 2 3, क्या इसका राइट आंसर आएगा? क्योंकि चौथा तो आ नहीं सकता ना, 3 ही बोर्ड दिए गए यहाँ पे। तो 1 2 3, क्या इसका राइट आंसर आएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए कौन कौन से हैं बोर्ड। सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ये एक ओपन बोर्ड नहीं है, इसमें आप घर बैठे अपनी शिक्षा वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये रेगुलर आपको स्कूल जाना पड़ेगा। सेकंड, आईसीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये भी ओपन बोर्ड नहीं है। जो थर्ड बोर्ड था, एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अगर आपने 10th करनी है, +2 करनी है, घर बैठे डिस्टेंस लर्निंग करके, तो आप एनआईओएस को यूज कर सकते हो, इस बोर्ड से आप अपनी मान्यता ले सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट बैंक टेक इनटू अकाउंट व्हाइल लैंडिंग? देखिए लैंडिंग क्या होता है? ऋण देना, ठीक है, LA नहीं है, LE है, तो ऋण देना है इसमें। तो देखिए मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर आएगा। जब बैंक किसी को लोन देता है, ऋण देता है, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें कंसीडर करता है? तो देखिए सेफ्टी सबसे पहले, कि मान लो हम दे रहे हैं पैसे, वो सेफ है या नहीं है, वापिस आएंगे नहीं आएंगे। कि मान लो किसी की सैलरी है 40,000, ठीक है, उसको 1 करोड़ का लोन दे दिया, तो क्या वो चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा ना। अगर उसको हम मान लो 40,000 किसकी सैलरी है, हम 40 लाख का लोन दे दिया 10 साल के लिए, तो वो चुका देगा, ठीक है, 5-10 साल में चुका देगा। तो वो सेफ्टी वगैरह तो सबसे पहले बैंक देखता है। लिक्विडिटी क्या होता है भैया? लिक्विडिटी होता है जैसे कि आपका घर है, आपके पास आपका प्लॉट है, आपका बाइक है, कुछ भी एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू कितनी है, कम से कम 50 लाख है, आपको लोन चाहिए 40 लाख का, ठीक है, और आपके पास 50 लाख का घर है, तो आप उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसकी डीड वगैरह है, रजिस्ट्री है, वो बैंक को दे दोगे।
10 साल के लिए दे दी कि भैया 10 साल के लिए आप रखो, मुझे 50 लाख 40 लाख दे दो, 50 लाख का मेरा घर है, अगर मैं लोन ना चुका पाऊं तो मेरा जो घर है उसको बेच के अपने पैसे वसूल लेना। यही होती है लिक्विडिटी, ऐसी चीज जिसको कैश में बदला जा सके। घर को हम बेच के कैश में बदल सकते हैं, बाइक को बदल सकते हैं, हम सोने को बदल सकते हैं। ठीक है, सोना दे दिया कि भैया 40 हजार का सोना है मेरा, ठीक है, 30 हजार लोन दे दो, चुकता कर दूंगा मैं। तो ये लिक्विडिटी होती है। और पर्पस, किस पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है? हाउस लोन्स आपने बेहद सुने होंगे, ठीक है, प्लॉट परचेज का लोन हो गया, लिमिट का लोन हो गया, क्रेडिट का लोन हो गया, तो बहुत सारे लोन्स होते हैं, तो कोई भी पर्पस हो सकता है, लेकिन बैंक जरूर देखेगा किस पर्पस के लिए पैसे लिए जा रहे हैं मेरे से। क्या वो बिजनेस के लिए लिए जा रहे हैं, क्या वो घर बनाने के लिए लिए जा रहे हैं, या कोई प्लॉट खरीदने के लिए लोन लिया जा रहा है, या फिर कोई पर्सनल लोन शादी वगैरह के लिए लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज बैंक देखता है एक लोन देते टाइम। ये आपके क्वेश्चन बैंक में क्यों है? एंटरप्रेन्योरशिप जो आपकी यूनिट है उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, आपको पता होना चाहिए। सो तो क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन? स्टैंड अप इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑप्शंस आपके पास, एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है, उद्यमी है। सेकंड ऑप्शन है गिव लोन अबव ₹5 लाख to 10 लाख। ऑप्शन नंबर थर्ड, हेल्प SC एंड ST एंड वुमेन माइनॉरिटीज। ऑप्शन नंबर फोर, गिव वेब ग्रीनफील्ड बिजनेसेस। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस आपके पास, नए क्या बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, नए उद्यमी तैयार करना, नए नए बिजनेसमैन बनाना, या फिर सिंपली यही उद्देश्य था कि 5 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाए, या फिर SC ST या वुमेन माइनॉरिटीज है जो, जिनके छोटे छोटे बिजनेस चल रही है, उनको बढ़ावा देना, ठीक है, या फिर ग्रीनफील्ड जो बिजनेस है उसको स्थापित करना। तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव था? पहले जो क्वेश्चन था, मैं क्लियर कर दूं, आप इतने आंसर दीजिए। पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कितना रुपए तक का लोन दिया जाता है स्टैंड अप इंडिया मिशन में, ठीक है, कितने तक का लोन दिया जाता है। ठीक, इसमें क्या पूछा गया है, किस लिए दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। सो तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हेल्प SC एंड ST एंड वुमेन माइनॉरिटीज। जो SC और ST है, जो कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो वुमेन माइनॉरिटीज है, ठीक है, जो महिलाएं हैं जो पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करती है, उनको थोड़ी हेल्प की जाए, पैसे दिए जाए ताकि वो अपना बिजनेस चला सके, उनके घर में थोड़ा पैसा जा सके, जिससे वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। इसलिए स्टैंड अप इंडिया मिशन के अंदर आपको पैसे दिए जाते थे, यही ऑब्जेक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 11, आज के सेशन में 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑफ द 4 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 4 P होते हैं, ठीक है, विच वन डील विद द हैविंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग, ठीक है, किसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है। सो क्या इसका राइट आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस या प्रमोशन। प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस या प्रमोशन, क्या इसका राइट आंसर आएगा? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विच वन डील विद हैविंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर ऑफरिंग, आप क्या ऑफर कर रहे हो, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें प्रोडक्ट से पता चलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कोई क्रीम है, कोई खाने का बिस्कुट है, उससे हमें पता चलेगा कि भैया हम ऑफर क्या कर रहे हैं, ठीक। 4 P's कौन कौन से होते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूं। फर्स्ट होता है प्रोडक्ट, इंक्लूड यूज डिजाइन पैकेजिंग क्वालिटी फीचर कलर साइज एंड ऑप्शन। इसमें क्या क्या होता है प्रोडक्ट के अंदर, कि भैया क्या डिजाइन है, क्या पैकेजिंग है, क्या क्या क्वालिटीज है कोई प्रोडक्ट की, फीचर क्या क्या है, कलर कौन कौन से और साइज कौन कौन से, सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए होते हैं, ठीक है। पैकिंग की बात हो गई, साइज की बात हो गई, खाने की बात हो गई, क्या क्या फीचर है उसके अंदर, ठीक है, क्या कौन कौन से आपको इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे, ये सब क्या हो गया, प्रोडक्ट के अंदर आ गया। उसके बाद प्राइसिंग, डिपेंड ऑन पैकेजिंग, कि मान लो 10 रुपए का आपको कोई बिस्किट है, 10 रुपए का आपको 100 ग्राम दे दिया, ठीक है, 20 रुपए का आपको 200 ग्राम दे दिया, 30 रुपए का आपको थोड़ा ज्यादा दे दिया, 100 रुपए में आपको पूरा 1 किलो जो बिस्किट है वो तोल के दे दिया, ठीक है। तो यही होता है
प्राइसिंग कि किस साइज में कितनी प्राइसिंग अवेलेबल है, कौन सी जगह पे कितनी है। जरूरी नहीं कि मान लो हरियाणा के अंदर एक बिस्कुट 100 रुपए किलो है तो राजस्थान में भी 100 रुपए किलो होगा। वो 200 रुपए किलो भी हो सकता है और 50 रुपए किलो भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, जितने भी टूरिस्ट प्लेस है ना वहाँ थोड़ी चीजें महंगी होती हैं, क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, पैसे मतलब अच्छा वेकेशन मनाने आते हैं, पैसे वैसे अच्छे से लगाओ, तो वहां पे थोड़े ना इनके चार्जेस ज्यादा होते हैं। तो ये सब चीज। ठीक है, उसके बाद प्लेस इंक्लूड रिटेल, डिजिटल, फोन, चैट, फैक्स एंड मल्टीपल चैनल ऑप्शन। ठीक है, प्लेस कौन सा है, हम कहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या हम फोन में मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या हम ईमेल पे मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोकल जाके कहीं मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज। ठीक है, कौन सी जगह हम मार्केटिंग कर रहे हैं। अब देखिए मार्केटिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं ना। ईमेल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, इनडायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, या फिर ईमेल से हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप से हम कैसे कर सकते हैं हम, या फिर पैम्पलेट देके किसी को वो कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सारे ये जो है ना प्रमोशन वगैरह किस में आते हैं, फॉर पीज ऑफ मार्केटिंग। तो इसके अंदर हम जो लेसन होगा उसके अंदर जानेंगे, पूरी अच्छी तरह पूरी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ कंटेंट कम्युनिकेशन एंड मैसेजिंग टू परसुएट ऑडियंस टू बाय। प्रमोशन क्या होता है भैया, कि मान लो जैसे अपने प्रोडक्ट के लिए किसी को बताना। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लो अगर आप पर्सनल क्लासेस लोगे जूम पे करके क्लासेस लोगे तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। वैसे ही जैसे मैं प्रमोशन कर रहा हूँ आज जब से क्लास शुरू हुई है कि मेरी जो पर्सनल क्लासेस है, पेड क्लासेस है, उनको आप उनमें आप जुड़िए। जैसे मैं प्रमोशन में वैसे ही प्रमोशन करना अपने प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट आपका क्या है, एक डव साबुन है, उसका क्या करना, प्रमोशन करना। कहाँ पे, मार्केट के अंदर, कि भैया बहुत अच्छी है, कोमल कोमल त्वचा हो जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, ठीक है, गोरे गोरे बन जाओगे। तो पूरा पूरा प्रमोशन करना, जैसे भी हो उसको बेच सकना कि वो को मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। प्रमोशन भले मैं कैसे भी करूं। ठीक है, प्रमोशन में थोड़ी बहुत तो चलता है, झूठ भी चलता है ना, लेकिन थोड़ा एक ऐसा कि जिसको हम जस्टिफाई कर सके। तो यही होता है 4 पीज ऑफ मार्केटिंग। 7 पीज भी होता है मार्केटिंग का। जो बेसिक जो है वो 4 है, एडवांस हुआ 7 है। तो वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। इंटरेक्टिविटी इन ऑनलाइन मटेरियल इज मोस्टली डन बाय इंक्लूजन ऑफ। ये जो इंटरेक्टिविटी है, इंटरेक्शन होता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, वो किससे होता है। ठीक है, मटेरियल लिखा हुआ है, हम क्लासेस देखेंगे। ठीक है, कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो इंटरेक्शन है वो कैसे होता है। सो ऑप्शन है आपके पास, टेस्ट एंड असेसमेंट, एकेडमिक काउंसलिंग, ऑडियो वीडियो, या ईमेल एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर। तो जो इंटरेक्शन होता है वो किससे होता है, ऑडियो और वीडियो से। ठीक है, बातचीत किससे होती है, ऑडियो और वीडियो से ही होती है ऑनलाइन लर्निंग के अंदर, और किसी से नहीं होती है। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो इसका राइट। सो तो यही था आज का सेशन। पूरे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो जो लेवल 1 है भारत स्किल क्वेश्चन बैंक का वो कंप्लीट हो चुका है। कल इसका टेस्ट होगा 5 बजे। आपको लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा। 6 बजे तक आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 6:30 बजे सबमिट करने का लास्ट टाइम है। 6 बजे आपने ओपन किया तो 6:30 से पहले आपको क्या करना होगा, सबमिट करना होगा, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। रिजल्ट आपको कब दिया जाएगा, रात को 8 बजे क्लास होगी तब आपको रिजल्ट दिया जाएगा, और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। बाकी बातें जो डिटेल है वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक, तो बढ़ते हैं, विदाई लेते हैं यानी कि। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो